हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल की और क्या इसके एप्लीकेशन हैं, इसके बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें इक्विलिब्रियम के शिफ्ट होने के बारे में बताता है कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, और ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन पर जो कि इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, ऐसी रिएक्शन के ऊपर जब हम किस कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर या इनर्ट गैस का इफेक्ट डालते हैं तो इक्विलिब्रियम या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, इनर्ट मटेरियल एंड प्रेशर। तो इन सब चीज़ों के इफेक्ट की वजह से कोई केमिकल इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसके बारे में हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये जानकारी देता है। इस ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्चुअल में हम प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाना चाहते हैं तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में हमें शिफ्ट करना है, रिएक्शन को हमें किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, इसके बारे में हमें जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है। एक्चुअल में ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ yield of प्रोडक्ट। तो किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है ये प्रिंसिपल और किस तरीके से इस प्रिंसिपल को यूज करके हम प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इफ वी चेंज द concentration, pressure, temperature और add inert material in reversible reaction, inert material in reversible reactions at equilibrium, then equilibrium will shift, then equilibrium of reaction will shifted या हम कह सकते हैं then the equilibrium of reaction will disturb। क्या होने वाला है?
concentration, pressure, temperature or add inert material in reversible reaction at equilibrium, then equilibrium of reaction will disturb. अब जब इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसा होने पर इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन विल शिफ्टेड दोज डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल अपोज दिस चेंज, इन विच इक्विलिब्रियम विल अपोज दिस चेंज, यानी जिस डायरेक्शन में या अंडो दिस चेंज हम ऐसा कह सकते हैं, तो then equilibrium of reaction will disturb and it will shifted those direction in which it will oppose this, अपोज या अपोज की जगह हम अंडो भी लिख सकते हैं, अंडो दिस चेंज। तो जब किसी रिएक्शन पर हम जबकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, ऐसी रिएक्शन पर जब हम कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर या इनर्ट मटेरियल का इफेक्ट डालते हैं यानी रिएक्शन में मिलाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन के अंदर अपने आप को शिफ्ट करता है जिस डायरेक्शन में वो अपने ऊपर किए गए इस चेंज को रिमूव कर सके, अपोज कर सके, अंडो कर सके। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ली-जेटलियर प्रिंसिपल। चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड जो कि इक्विलिब्रियम पर है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करनी है। ऐसी रिएक्शन में यदि हम इस रिएक्शन पर चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ हाइड्रोजन की मैं कंसंट्रेशन को यहाँ बढ़ा देता हूँ, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की वजह से यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या रिएक्टेंट जो है मोर रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और रिएक्शन जो है यानी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपने आप को तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के तब तक चलेगा जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कंसंट्रेशन का चेंज करके या टेम्परेचर का चेंज करके या प्रेशर का चेंज करके या इनर्ट मटेरियल डालकर हम उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो इस चेंज के अपोज में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या तो कैरी फॉरवर्ड करता है या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को फॉरवर्ड करता है। तो एक्चुअल में हमें किसी रिएक्शन में यदि प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी है, यदि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम उस रिएक्शन पर क्या क्या कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। क्योंकि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तभी हमें जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की ज़्यादा यील्ड मिलने वाली है। तो इसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम कुछ चेंज देखने वाले हैं। हम सबसे पहले देखते हैं चेंज
इन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, देन हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, देन हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम एंड एड इनर्ट मटेरियल एट इक्विलिब्रियम। तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, किस तरीके से रिएक्शन फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है या इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो किसी इक्विलिब्रियम पर जब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट डालते हैं तो मोर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि मोर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट in any reactants in more concentration of any reactants increases at equilibrium it will shift in forward, it will shifted in forward direction and maximum yield of product will form and maximum yield of product will form। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक रिएक्शन से। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन में हाइड्रोजन का हम आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं और 2 मोल HI का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, अब हम इस रिएक्शन के अंदर जो है सपोज करो या तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या हम आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो रिएक्शन जो है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की वजह से रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को मेंटेन करने के लिए दो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम will shift in forward, equilibrium will shift in forward direction। तो हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा तो हमें HI का मैक्सिमम अमाउंट जो है वो मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ HI जो है हमें मिलने वाला है। तो जब कभी भी हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आइदर हाइड्रोजन आइदर I2 या हम दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ जाता है। या हम यहाँ से अगर HI की कंसंट्रेशन को कम कर दें, हम दूसरा काम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ तो बढ़ गया, अब सपोज करो H2 + I2
सेम रिएक्शन के अंदर हमने HI की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो HI की कंसंट्रेशन कम हो गई तो हाइड्रोजन और आयोडीन से जल्दी जल्दी जो है वो HI बनने लगेगा। तो इसका मतलब अब की बार जो इक्विलिब्रियम में वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है, यहाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि यहाँ जब HI की कंसंट्रेशन हम कम कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की यील्ड जो है वो कम, तो हम कह सकते हैं कि HI से H2 और I2 जो है वो तेजी से बनने लगता है, और ऐसी कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लगता है ड्यू टू शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो किसी कंसंट्रेशन के इफेक्ट के थ्रू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाकर या कम करके इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। यदि इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अटेन करता है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ने वाला है, और यदि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो यील्ड है वो कम होने वाला है और रिएक्टेंट का यील्ड बढ़ने वाला है। तो आई थिंक आपको कंसंट्रेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर का हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रेशर का इफेक्ट अगर हम इक्विलिब्रियम पर देखते हैं तो ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन will shifted in which direction where number of moles decreases. On effect of pressure equilibrium of reaction will shifted at which direction in which the number of moles decreases. तो जब हम किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पर प्रेशर का इफेक्ट डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन का उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं। तो जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं 2SO2 plus O2 gives 2SO3. This is the reversible reaction and it will attain the equilibrium. तो ये इक्विलिब्रियम पर अटेन है। यहाँ हम देख सकते हैं 2 मोल ऑफ SO2 1 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट कर 2 मोल ऑफ SO3 का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं, जब हमने इस पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी इस रिएक्शन पर जब हम प्रेशर का इफेक्ट डालते हैं तो प्रेशर हम जब इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है ऑलवेज उस ओर शिफ्ट होता है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस ओर नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस होते हैं। तो हम यहाँ प्रेशर को जैसे इंक्रीज करते हैं तो यहाँ इधर नंबर ऑफ मोल अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल टोटल 2 + 3 2 + 1 यानी टोटल कितना मोल है, यहाँ पर 3 मोल है और यहाँ हमारे पास 2 मोल है।
तो जब हम ऐसे रिएक्शन पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं, तो अभी हमने कहा नंबर ऑफ मोल डिक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन विच डायरेक्शन देयर द नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ डिक्रीजेस है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बच्चों? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम जो है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। और यदि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होने वाला है। तो आई थिंक आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पर, किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ हम प्रेशर की जगह टेम्परेचर लिख देते हैं। टेम्परेचर तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम? तो ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम endothermic reaction will proceed. Endothermic reaction will proceed. Endothermic reaction will proceed. और एंडोथर्मिक रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। यदि इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड करती है तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जबकि यदि इक्विलिब्रियम जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर प्रोसीड करता है तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। और हम जानते हैं यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, और यदि इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कम होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ N2+3H2 और यहाँ हम डेल्टा लिख देते हैं। दिस इज 2NH3, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। और इस रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ प्लस डेल्टा लिखा है, यानी हम कह सकते हैं दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट जो यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व हुई है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इन्वॉल्व होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, और जिनमें हीट एक्सिट होती है यानी बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम देते हैं। तो चूंकि ड्यू टू इन्वॉल्व ऑफ हीट दिस इज
एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इनटू shifted into forward direction। इसी में हम एक रिएक्शन लेते हैं, सपोज करो रिएक्शन में N2+3H2 और 2NH3 और यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा H नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये रिएक्शन जो है एक एक्सोथर्मिक है, यहाँ रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हीट डेल्टा H का साइन नेगेटिव इंडिकेट करता है कि रिएक्शन में हीट जो है वो एक्सिस्ट हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टेड इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट का यील्ड क्या होने वाला है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज। यहां अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। तो जब भी रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होता है, जबकि जब भी कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होने वाला है। तो इसके अलावा अब हम एक नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल का क्या इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर देखा जाता है। तो यहां हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल और इनर्ट गैस। इनर्ट मटेरियल कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, गैस की फॉर्म में है तो इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल का मतलब होता है इनएक्टिव सब्सटेंस, इनएक्टिव सब्सटेंस। तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जबकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, ऐसी रिएक्शन पर जब हम कोई इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या इफेक्ट होगा इनर्ट मटेरियल मिलाने पर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इनर्ट मटेरियल जो हम मिलाते हैं, एक तो मिलाते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम और एक हम मिलाते हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो ध्यान दें, जब हम इनर्ट मटेरियल को कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिलाते हैं तो नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम कोई इनर्ट मटेरियल जो है वो इक्विलिब्रियम पर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन शिफ्टेड इन which direction where number of mole increases, where number of mole increases, equilibrium will shifted in the direction where number of moles increases, number of moles increases।
यानी प्रेशर का अपोजिट, प्रेशर में हम इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता था जिधर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करते थे, लेकिन जब हम इनर्ट मटेरियल कांस्टेंट प्रेशर पर मिलाते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है उस ओर शिफ्ट करता है जिस ओर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होते हैं। इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम एक रिएक्शन लेते हैं, इट इज 2SO2 प्लस, चलो हम पहले एक रिएक्शन लेते हैं, यहाँ हम N2 प्लस O2 ट्वाइस लेंगे। दिस इज गैस एंड दिस इज, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही किसी गैसेस रिएक्शन पर, अब यहाँ इस रिएक्शन के ऊपर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट मटेरियल ऐड करता हूँ। कोई भी इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं तो इस तरीके की रिएक्शन पर ऐसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू जो है डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एन रिएक्टेंट, तो यहाँ डेल्टा एन का वैल्यू जो है ये 0 होने वाला है। जब डेल्टा एन का वैल्यू 0 है तो ऐसी रिएक्शन पर नो इफेक्ट, या हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम का कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन यही रिएक्शन यदि कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर भी अगर हम इस रिएक्शन का इफेक्ट देखते हैं तो नो इफेक्ट। यहाँ भी इसके, यानी इस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी इनर्ट मटेरियल मिलाने पर इक्विलिब्रियम नॉट शिफ्टेड, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पर भी यदि हम इनर्ट मटेरियल को मिलाते हैं तो नो इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा एन का वैल्यू देखें तो 2 - 2 0 होता है। तो 0 होने की वजह से यहाँ नंबर ऑफ मोल 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल 2 है। तो अभी हमने यहाँ बताया इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन दोज डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज, तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर ही नहीं रही, ना तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करता है। ऐसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन के लिए ना तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करता है ना तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज करता है। तो ऐसी रिएक्शन पर अगर हम इनर्ट मटेरियल का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, because in these type of reaction value of delta n is equal to 0। बट इसकी जगह अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं N2 plus 3H2, दिस इज गैस, और यहाँ पर 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एन की वैल्यू देखें तो डेल्टा एन का वैल्यू होगा 2 - 4, यानी डेल्टा एन का वैल्यू -2 इस रिएक्शन के लिए आता है। तो ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, जैसे एक रिएक्शन हम यहाँ लेते हैं 2SO2 plus O2, यहाँ भी वही होगा PCl5 PCl3 plus Cl2। ऐसी रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा एन निकालें तो प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट 1 और 1 2,
नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट 1, तो एसिड रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो एसिड रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, उन पर जो है एसिड रिएक्शन पर इनर्ट मटेरियल डाले जाने पर इक्विलिब्रियम जो है वो उसके इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि हम पहली रिएक्शन की बात करें, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो दोनों में ही कोई इफेक्ट देखा नहीं जाता है, लेकिन जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमने जैसा बताया इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन द डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ इस रिएक्शन के अंदर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा, जबकि इस रिएक्शन के अंदर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा। तो एसिड रिएक्शन जिनमें डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव होता है, एसिड रिएक्शन में एसिड रिएक्शन पर यदि कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट मटेरियल का इफेक्ट देखा जाए तो एसिड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जबकि एसिड रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है। तो आई थिंक आपको इनर्ट मटेरियल का इफेक्ट जो है रिएक्शन में किस तरीके से देखने को मिलता है, इसके बारे में पता चला होगा। यहीं पर आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।